Hello everyone. The topic of today's discussion is section 154, information in cognizable offenses. Let's come to section 154. Section 154, information in cognizable offenses. Every information relating to the commission of a cognizable offense, what it states कि हर एक इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस. हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 2 से पहले डिस्कस कर लिया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो वो हमें कैसे पता लगेगा. शेड्यूल जो हमें 1 दिया गया है उसके कॉलम नंबर 4 से पता लगेगा. आई थिंक कॉलम नंबर 4 ही है. कॉलम नंबर 4 से पता लगेगा कि ये कॉग्निजेबल है या नॉन नहीं है. शेड्यूल 1 में दिया गया है हर एक ऑफेंस के आगे. इनकॉग्निजेबल ऑफेंस जब होगा तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगी. एफआईआर कैसे रजिस्टर करेगी, क्या प्रोविजन होगी, क्या प्रोसीजर होगा, वो सेक्शन 154 में आएगा. विद रिगार्ड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने सेक्शन 156 किया है. ये क्या कहता है, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस is given orally to an officer in charge of a police station shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant. मतलब क्या कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के पास आती है और कोई बंदा ओरली देता है, देन द पुलिस ऑफिसर शैल रिड्यूस दैट इंफॉर्मेशन इनटू राइटिंग. यहाँ खुद करे या अपनी डायरेक्शन के अंडर करवाए और आगे क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को लिखने के बाद जिस बंदे ने इंफॉर्मेशन दी है उसको रीड करके सुनाया जाएगा. एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन whether given in writing or reduced to writing as aforesaid shall be signed by the person giving it and the substance thereof shall be entered in a book. यहाँ पे भी इन्होंने बुक का यूज़ किया है. जैसे हमने कल देखा था नॉन कॉग्निजेबल में भी इन्होंने बुक वर्ड यूज़ किया था, यहाँ पे भी टर्म बुक यूज़ की है. इसका मतलब ये एफआईआर रजिस्टर होता है. शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर in such form as the state government may prescribed in this behalf. मतलब कि पहले तो अगर ओरल इन्फॉर्मेशन आई तो उसको रिटर्न में लिखवाया गया, तो राइटिंग वाली को अपना रीड करके बताया गया. और अगर इंफॉर्मेशन रिटर्न में आती है या रिड्यूस टू बी राइटिंग की जाती है, रिटर्न में लिखी जाती है, तो इस इंफॉर्मेशन पे जो इन्फॉर्मेंट हैं उसके सिग्नेचर्स होंगे. तो उसके सिग्नेचर्स लेने के बाद उस रजिस्टर में जो एफआईआर रजिस्टर में है उसमें उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रजिस्टर्ड किया जाएगा जिस तरीके में गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है. अब नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर जो इन्फॉर्मेंट है रिफ्यूज़ कर दे साइन करने के लिए तो क्या होगा. फॉर एग्जांपल ए पुलिस स्टेशन जाता है एंड इन्फॉर्म करता है कि ये वाला ऑफेंस हुआ है जी, एंड पुलिस रिकॉर्डेड द एफआईआर एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग द एफआईआर पुलिस उसको बोलती है ए को साइन कर, वो रिफ्यूज़ कर देता है. देन जो पुलिस ऑफिसर क्या एक्शन ले सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडर सेक्शन 180 आईपीसी का ऑफेंस बनता है उसके अंडर ही एक्शन ले सकता है. इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता. सिर्फ और सिर्फ 180 का आईपीसी का ऑफेंस बनेगा इफ़ ही रिफ्यूज़ टू साइन द इंफॉर्मेशन एज ही प्रोवाइडेड टू द पुलिस ऑफिसर. आगे है, provided that if the information is given by the woman against whom an offence under section 326A, section 326B, section 354, section 354A, section 354B, C, D, section 376, 376A, B, C, D, E or 509 of IPC is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by a woman police officer or any woman officer. मतलब कि ये जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आती है देन दैट इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय द वुमेन पुलिस ऑफिसर और बाय एनी ऑफिसर हु इज़ वुमेन. या तो वुमेन पुलिस ऑफिसर करे
या कोई भी वुमेन करे जो कि ऑफिसर है। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है प्रोवाइजो। आगे है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट whom an offence under section 354, 354A, B, C, D, 376, 376A, B, C, D or section 509 is alleged to have been committed or attempted, is temporarily or permanently mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer at the residence of the person seeking to report such offence or at convenient place of such person's choice in the presence of an interpreter or special educator as the case may be। मतलब कि अगर जो ये ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन की विक्टिम है, इफ़ शी इज़ टेम्पोरली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, चाहे वो टेम्पोररी हो चाहे परमानेंटली हो, तो उस केसेस में जो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी वो उस विक्टिम के घर पे की जाएगी या उसकी कन्वीनियंट जो भी कन्वीनियंस की प्लेस होगी वहाँ पे की जाएगी, और इन द प्रेजेंस ऑफ या तो कोई इंटरप्रेटर हो जो उसकी, अगर कोई है डिसेबल्ड है बोल भी नहीं पा रही है तो इंटरप्रेटर हो जो उसकी बात समझ के इंटरप्रिटेशन करके बता सके, या कोई स्पेशल एडुकेटर हो उसकी प्रेजेंस में ही रिकॉर्ड की जाएगी। आगे क्या कहते हैं, ये सारी अमेंडमेंट के थ्रू आई हैं, 2013 के बाद आई हैं ये चीज़ें ना। तो द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड, जो उस विक्टिम की रिकॉर्डिंग होगी स्टेटमेंट की उसको वीडियोग्राफ भी किया जाएगा। द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए of subsection 5A of section 164 as soon as possible। 164 CRPC deals with the recording of the confession, recording of the statement before the judicial magistrate। और अब ये इन्होंने 2013 में जो ये ऐड किया है 5A, उसके अंदर क्या है कि अगर जो ये विक्टिम है, वुमेन विक्टिम है ऊपर वाले ऑफेंसेस की, तो उसकी जो स्टेटमेंट है पुलिस ऑफिसर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अंडर सेक्शन 164 क्लॉज 5A एज सुन एज पॉसिबल रिकॉर्ड करवाएगा। कॉपी आगे है, एक कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1, मतलब जो FIR है सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थविथ, मीन्स इमीडिएटली दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट। जो इन्फॉर्मेंट है उसको इसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी इमीडिएटली। आगे है, any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing or by post to the superintendent of police concerned, who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by this code, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offence। इसका मतलब है कि सपोज करो SHO के पास इंफॉर्मेशन लेके गए, उसने रिकॉर्ड नहीं गई, तो अब एग्रीव्ड पार्टी क्या करेगी, अंडर सेक्शन 154(3), इसको हम सेक्शन 154(3) को रेड विद करेंगे सेक्शन 36 के साथ, CRPC के साथ। 36 बोलता है कि सुपीरियर ऑफिसर हैव द सेम पावर एज द पुलिस स्टेशन इंचार्ज हैव विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज स्टेशन। मतलब कि सपोज करो ये है एक जुरिस्डिक्शन, यहाँ पे 4 पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन 1, पुलिस स्टेशन 2, पुलिस स्टेशन 3, पुलिस स्टेशन 4। इस वाले पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड करने से मना कर दिया PS4 ने। अब जो SSP है उसके पास तो सारे पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन है, तो उसके पास एज पर सेक्शन 36 इस पुलिस ऑफिसर के इंचार्ज की भी सारी पावर साथ में है कि अगर ये एक्शन नहीं लेता तो ये कर लेगा। सेक्शन 154(3) क्या कहता है कि इन केस अगर पुलिस ऑफिसर जो SHO है, जो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर है, वो रिफ्यूज़ कर देता है या नहीं रिकॉर्ड करता है कि मैं इंफॉर्मेशन नहीं रिकॉर्ड करूँगा अंडर सेक्शन 1 अब सबसेक्शन 1 ऑफ द 154, तो एग्रीव्ड पर्सन अंडर सेक्शन 154(3) SSP को लिख सकता है,
और एसएसपी अगर सेटिस्फाई होता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन है, तो वो या तो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा या अपने से नीचे किसी भी सुबॉर्डिनेट को ऑर्डर कर देगा कि वो इन्वेस्टिगेशन कर ले। अगर दोनों केसेस में चाहे खुद करता है चाहे नीचे ऑर्डर करता है, उस ऑफिसर के पास सिमिलर पावर्स होंगी जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के पास होती अगर वो रिकॉर्ड कर लेता। तो हमने क्या देखा कि अब हमने कल भी किया था पिछले लेक्चर में कि कौन कौन सी आ जाएंगी अगर एग्रीव्ड है जिसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, एफआईआर रजिस्टर के रिफ्यूज़ कर दिया। सबसे पहले तो वो क्या करेगा, 154(3) में एप्लीकेशन एसएसपी को दे सकता है रेड विथ 36। दूसरा क्या है, 156(3) में वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल कर सकता है, जिसको देकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकता है। जब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पहले रजिस्टर करेंगे एफआईआर, या फिर वो 200 के अंडर कंप्लेंट फाइल कर सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एग्रीव्ड पर्सन, या आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हो हाई कोर्ट, या सेक्शन 482 सीआरपीसी में आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो कि एफआईआर रजिस्टर की जाए। ये रेमेडीज़ हैं, इसी पैटर्न में चलेंगे। मोस्टली यहाँ पे कर सकते हैं हम कि 154 में गए, 154 के बाद 156(3) में चले गए। अगर यहाँ पे नहीं बनी बात तो सीधा 482 में चले गए, ज़रूरी नहीं कि 200 में ही पहले आपको जाना है। तो ये रेमेडीज़ बनेंगी अगर वो रिफ्यूज़ किया जाता है अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 1। अब आगे क्वेश्चन राइज होता है कि एफआईआर तो अंडर सेक्शन 154 हो गई कि 154(1) में होगी। 154 का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? सेक्शन 154 हैज़ 3-fold ऑब्जेक्ट। फर्स्ट क्या है? टू इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट एंड द डिस्ट्रिक्ट एसपी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीस एंड सेफ्टी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ऑफेंस रिपोर्टेड एट द पुलिस स्टेशन। मतलब कि इंफॉर्मेशन हो मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट एसपी के पास कि उनके जो जुरिस्डिक्शनल एरिया है उसमें कौन कौन से ऑफेंसेस हुए हैं, तो किस किस में मीन्स एफआईआर रजिस्टर हुई है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल हैं सबसे ज़्यादा पीस एंड सेफ्टी के लिए उस डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये अब क्वेश्चन राइज होता है मजिस्ट्रेट के पास कैसे इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो क्या होता है कि जब अपना वो रिकॉर्ड की जाती है, पुलिस एफआईआर रिकॉर्ड करती है, तो उसकी कॉपी एक मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है, साथ के साथ इमीडिएटली एक कॉपी मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की जाती है। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है? टू मेक नोन टू द जुडिशियल ऑफिसर बिफोर द केस इज अल्टीमेटली ट्राइड what are the facts given out immediately after the occurrence and on what materials the investigation commenced and मतलब कि सबसे पहले तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि जो पुलिस स्टेशन है, सपोज करो ये पुलिस स्टेशन है, इसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये है, इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर ये पुलिस स्टेशन आता है। तो इस पुलिस स्टेशन में अगर कोई एफआईआर रजिस्टर हुई है तो इसकी कॉपी इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। इसका पर्पस ये भी है कि इसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे विदिन 24 आवर्स जो अक्यूज्ड को पेश करना है, तो इसको ये पता हो कि केस में फैक्ट्स क्या हैं और इमीडिएटली जब ऑफेंस हुआ तो क्या क्या फैक्ट्स आगे आए और क्या क्या मटेरियल आया, तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है। थर्ड थिंग क्या है? टू सेवगार्ड द अक्यूज्ड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट वेरिएशन एंड एडिशंस। मतलब कि अक्यूज्ड को सेव करने के लिए अगर पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर रजिस्टर कर दी और इसकी कॉपी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी भेज दी और डिस्ट्रिक्ट एसपी को भी भेज दी, तो इसमें अब पुलिस ऑफिसर जो है कोई वेरिएशंस नहीं कर सकता, कोई चेंजेस नहीं कर सकता सब्सिक्वेंटली। तो अक्यूज्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। कौन सी इंफॉर्मेशन को या कौन सी स्टेटमेंट को हम एफआईआर मानेंगे? बिकॉज एफआईआर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन को मानेंगे? एफआईआर इज दैट इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू द पुलिस ऑफिसर फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड नॉट दैट विच पुलिस ऑफिसर मे सेलेक्ट एंड रिकॉर्ड एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम दी जाएगी पुलिस ऑफिसर को, जो स्टेटमेंट या इन्फॉर्मेशन, वो एफआईआर बनेगी। ये नहीं कि अगर 4 स्टेटमेंट आई, एक पहले आई फिर दूसरी, तीसरी आई, चौथी आई, अलग अलग बंद होगी, तो पुलिस ऑफिसर कहेगी मैं चौथी वाली को एफआईआर मानूंगा, पहली वाली इन्फॉर्मेशन को एफआईआर नहीं मानूंगा।
आगे when a person reported to a police officer that he had seen a certain woman with her throat cut and the officer had not made a record of that fact but subsequently treated an information lodged by woman's father as the first information in the case, held that the unrecorded information was in fact the first information and not that given by the woman's father. क्या एग्जाम्पल है कि ए ने पुलिस ऑफिसर को बताया कि जी ये जो वुमेन है इसका थ्रोट कट मैंने देखा, किसी ने इसका गला काट के इसको मार दिया। पुलिस ने ये इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं की, जो फादर ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशन दी, ये वाली इन्फॉर्मेशन दी, इसको एफआईआर मान लिया। तो कोर्ट कहती है कि जो ये फादर ने इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन एफआईआर नहीं बनेगी, जो ए ने इन्फॉर्मेशन दी है वो एफआईआर बनेगी, बिकॉज इट वाज इन फर्स्ट ऑफ टाइम। इसका इफेक्ट देखिए क्या है, यहाँ पे ऑफेंस हुआ, ए ने इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस ने इसकी बात नहीं मानी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फादर ने स्टेटमेंट दी, उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होगी। अगर ये एफआईआर को देखें, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द फादर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और 161 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है वो 162 से हिट कर जाएगी, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये एफआईआर हुई है, तो स्टेटमेंट हुई है जिसके ऊपर एफआईआर हुई है, तो एफआईआर की कॉरोबरेटिव वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। अगर तो एक ही स्टेटमेंट को वो इन्फॉर्मेशन मान के एफआईआर रजिस्टर करते तो इसकी कॉरोबरेटिव वैल्यू थी। अब ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन्होंने फादर की है, तो इसकी कॉरोबरेटिव वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, तो इसका ये नुकसान होगा कल को ट्रायल में। और ऐसा है कि हाउ एवर एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट नेसेसरली द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये नहीं कि कोई भी इंफॉर्मेशन पहले आई वो अपना क्या कहते हैं कि एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को एफआईआर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, इट मस्ट रिलेट्स टू अ कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑन द फैक्ट्स विच इज स्टेटेड बाय द इन्फॉर्मेंट। या ये नहीं को मेयरली सब्सिक्वेंट फैक्ट्स बता दे कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ टाइम के ऊपर आई है वो अपना क्या कहते हैं, उसमें कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। सपोज करो किसी ने बोला जी कि दो बंदे लड़ पड़े, इतने पे एफआईआर थोड़ी हो जाएगी, ना तो उनकी कोई आइडेंटिटी है, ना कुछ पता है कि किसने कैसे लड़ाई की या क्या हुआ, किसने किसको मारा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे ही थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आएगी जिससे पता लगेगा कि हाँ जी इस बंदे ने या यहाँ पे ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उसमें तब वो इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन माना जाएगा, तो तभी उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। ए ने स्टेटमेंट दी कि दैट अ सर्टेन वुमेन नेम्ड एस हैड लेफ्ट हर हाउस लास्ट नाइट विद ऑर्नामेंट्स ऑन हर पर्सन। कि ए हस्बैंड है, उसने बोला है कि जो एस है वो रात को घर छोड़ के चली गई और उसके पास ऑर्नामेंट्स भी थे उसकी बॉडी पे। नेक्स्ट डे उसने स्टेटमेंट एक अनदर स्टेटमेंट दी कि ए ने एस को ढूंढने की बड़ी कोशिश की बट वो मिली नहीं। तो ये भी जो स्टेटमेंट है इसमें भी कोई कॉग्निजेबल अभी तक ऑफेंस तो आया नहीं है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी एंड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसने एक और स्टेटमेंट दी कि क्योंकि एस वापस नहीं आई है तो ए को सस्पेक्ट है कि ए को शक है एम और एल के ऊपर कि वो उसको कहीं पे ले गए और वहाँ पे उन्होंने उसको मार दिया जो ऑर्नामेंट्स उसकी बॉडी भी थे उनके लिए। नाउ द थर्ड इंफॉर्मेशन गिवन बाय ए कैन बी ट्रीटेड एज एन एफआईआर बिकॉज ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बता रही है। पहली में तो वो बोल रहा था कि एस घर छोड़ के चली गई है जी, उसके पास कुछ ऑर्नामेंट्स है, इसमें तो कोई ऑफेंस नहीं हुआ। अगले दिन बोल रहा है कि उसने एस को ढूंढा वो मिली नहीं, इसमें भी कोई ऑफेंस नहीं हुआ। अब तीसरी स्टेटमेंट जो वो अपना सस्पिशन बता रहा है कि एल एंड एम का शक है मेरे को कि उनके ऊपर शक है, इन्होंने एस को मार दिया है ऑर्नामेंट्स के लिए, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अपना क्या कहते हैं बनेगी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को बता रही है। आगे है कि अगर टेलीफोन पे जो मैसेज आ जाए, कोई टेलीफोनिकली कॉल आ जाए विद रिगार्ड टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो वो एफआईआर बनेगी कि नहीं बनेगी। इन ऑर्डर फॉर ए मैसेज और कम्युनिकेशन टू बी क्वालिफाइड टू बी एफआईआर
देयर मस्ट बी समथिंग इन द नेचर ऑफ द कंप्लेंट और एक्विजिशन और एट लीस्ट सम इंफॉर्मेशन ऑफ द क्राइम गिवन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिंग द पुलिस और द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। मतलब कि वो कुछ ना कुछ तो ऐसा बताए जिसमें कोई कंप्लेंट दिखे या कोई एक्विजिशन लगे जिससे लगे कि हाँ जी क्रिमिनल जो लॉ है उसको मोशन में लाया जाए। नॉर्मली FIR इज़ नॉट एन इंसाइक्लोपीडिया, वो हर एक माइन्यूट थिंग नहीं कवर करेंगे, बट ओवरऑल कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जिससे पता लगे कि हाँ जी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। इट मस्ट कंटेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइम कमिटेड, ऑल्सो some information about the manner in which the offense has been committed। क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन को हम FIR नहीं मानेंगे। फ़ोन पे आया जी कि लड़ाई होगी, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल है जो हमने बोला कि वुमेन घर छोड़ के चली गई, उसके हस्बैंड ने फ़ोन पे बताया जी कि मेरी वाइफ घर छोड़ के चली गई, उसके पास सोना है, तो ये कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी हुई कॉग्निजेबल ऑफेंस की। अगर वो तीसरी वाली इन्फॉर्मेशन 4 पे बताए हाँ जी मेरी वाइफ घर पे नहीं आई है कल से, मेरे को शक है कि L&M उसको फुसला के कहीं ले गए हैं और ऑर्नामेंट्स के लिए उन्होंने उसे कहीं मार दिया है, तो ये तो इन्फॉर्मेशन बनती भी है। तो इस इन्फॉर्मेशन को देख करके पुलिस FIR रजिस्टर करेगी। क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन कभी भी FIR नहीं बनेगी, चाहे टेलीफोनिकली हो चाहे कैसे भी हो। अब एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ FIR क्या रहेगी? FIR जो है सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अगर FIR रजिस्टर हुई है तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, इट इज़ अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस और इसकी एक कॉरोबरेटिव वैल्यू होगी। इसको कॉरोबरेट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और एक्यूज इसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिए, और क्या कर सकता है कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिए अंडर सेक्शन 145 इसको इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर यूज़ कर सकता है। और क्या हो सकती है, अगर इन्फॉर्मेशन विक्टिम ने दी है विद रिगार्ड्स टू हिज कॉज ऑफ डेथ तो ये डाइंग डिक्लेरेशन बन सकती है 32(1) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, या ये कंडक्ट शो कर सकती है विक्टिम का या विटनेस का अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर ड्यूरिंग, ये तो हो गया अगर शुरू में हो गया, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, अगर ड्यूरिंग ये FIR लॉन्च हुई है तो इसकी कॉरोबरेटिव वैल्यू जो 157 में है ये ख़त्म हो जाएगी। हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन बनती है अगर 32(1) के 32(1) की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ये डाइंग डिक्लेरेशन बन सकती है। हाँ, एक्यूज इसको कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिए 145 इंडियन एविडेंस में यूज़ कर सकता है इसका। अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, रिकॉर्ड हुई है, तो इसका कॉरोबरेटिव वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ FIR विल वेरी अकॉर्डिंग एज इट इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कंप्लेनेंट और आई विटनेस टू द offense or mere a stranger. If the FIR is given to the police officer by the accused himself, it cannot be possibly used either for corroboration of contradiction। मतलब कि सपोज करो ये FIR है, इसको अक्यूज ने नोट करा दिया पुलिस को, इट विल अमाउंट एंड कन्फेशन। सब ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ कर सकते हैं, कंडक्ट ऑफ अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सिर्फ कंडक्ट शो करने के लिए दिखा सकते हैं अक्यूज की, और इसकी कोई वैल्यू नहीं रहनी। ना तो इसके ऊपर आप कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हो क्योंकि अक्यूज को एग्जामिन करेंगे नहीं हम, 313 में भी आप कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर सकते। कॉरोबरेटिव वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, उसको यूज़ भी नहीं कर सकते, वो इनएडमिसिबल बन जाएगी बिकॉज ऑफ द कन्फेशन। वो कन्फेशन बन जाएगा, इसलिए वो कहीं पे भी यूज़ नहीं होगी। तो आप ये FIR के पार्ट को अच्छी तरह रीड करें। FIR के ऊपर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं मीन्स में। इससे ये सेक्शन 154 हमारा कवर हो जाता है। थैंक यू।